हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, आज से जो है 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है साइंस का सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें से आपका पहला लेक्चर है। अभी तक में बीपीएससी के द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया टोटल A to Z कवर करेंगे। साइंस का सीरीज इसीलिए पहले स्टार्ट किया क्योंकि साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए साइंस का स्टार्ट किया है। इसके बाद जस्ट हम हिस्ट्री का मॉडर्न नहीं तो मेडिवल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें टोटल जो आपका 30 क्वेश्चन है। इसमें से आपका 10 फिजिक्स से है, 10 केमिस्ट्री से, 10 आपका बायो से। 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है तो अच्छे लेवल का है। आइए क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। यदि आपको फार्मूला याद होगा तो जरूर बच जाएगा। पैरेलल का जो फार्मूला आता है क्या आता है, समानांतर में है यानी पैरेलल में। पैरेलल का फार्मूला 1/R इक्विवेलेंट जो यहाँ से आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 शो ऑन। एक सीरीज का फार्मूला आता है, हम भी बता दे रहे हैं, यहाँ याद कर लीजिए। सीरीज का जो फार्मूला आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 शो ऑन। ठीक है, पैरेलल में दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसमें जो दिया हुआ है आपका R इक्विवेलेंट दिया हुआ है, यहाँ R1 का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना क्या है R2 का वैल्यू निकालना है। वैल्यू पुट करते हैं 1/R इक्विवेलेंट R1 प्लस 1/R2। एलसीएम कीजिए तो एलसीएम करेंगे, आ जाएगा नीचे R1 इंटू R2, ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। इसको पलट देते हैं, आसान हो जाएगा। R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका यहाँ से R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अब वैल्यू पुट कीजिए। R इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 1.403, यहीं तक लेते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 बटा यहाँ R2 हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 का भी वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.80 बराबर, नीचे लिखिए आसान होगा। नीचे लिखेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.80 प्लस R2 की जगह आ जाएगा 1.40 R2 बराबर 2R2। R2 को साइड कर लेते हैं, यहाँ जो आ जाएगा आपका 2.80 बराबर 2 में से 1.0 कटाएंगे कितना आ जाएगा 0.60 R2। अब कुछ नहीं, भाग कर दीजिए 2.80 बट्टा 0.60, दशमलव से दशमलव कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 चौका 24, दशमलव कितना बचा 4 पे 0 तो 6 8 6 7 6 4.7 आ रहा है समथिंग। देखिए किस में है, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, कुछ नहीं है। फिर पैरेलल का आपका फार्मूला याद है तो क्या आ जाएगा पैरेलल का फार्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कुछ नहीं किया, इसको जो है एलसीएम कर लिया, ऊपर चला जाएगा आपका R2 प्लस R1, नीचे आ जाएगा R1 इंटू R2। इसको पलट दिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए, R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। कुछ नहीं, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 1.403। उसके बाद R1 का वैल्यू दिया हुआ था 2, निकालना क्या था हमको R2। उसके बाद कुछ नहीं किया, जोड़ घटाव की आंसर आ गया। ठीक है, नंबर दूसरा, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है बताइए तो। सबसे पहले तो अर्धचालक कहते हैं किसको, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें से आपका अर्धचालक तत्व कौन सा है, इसमें आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि अर्धचालक इसमें से कौन है। इसमें आ जाता है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, गैलियम, आर्सेनाइड। याद रखेंगे कौन कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, गैलियम, आर्सेनाइड, या काफ़ी है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आए क्वेश्चन पे आइए तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है, उपयुक्त कोई नहीं या एक से अधिक। गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है घटता है, क्या होता है
घटता है यानी डिक्रीज करता है। और एक क्वेश्चन पूछने वाला है, बार बार आया हुआ है बीपीएससी में, इसका चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चालकता, यह जो है चालकता आपका बढ़ जाएगा। प्रतिरोध पूछेगा तो आपका घट जाएगा। गर्म करने पर अचालक का प्रतिरोध जो है घट जाता है, अचालकता पूछे तो ये आपका बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फैराडे स्थिरांक। सबसे पहले फैराडे स्थिरांक कहते हैं किसको है। तो भौतिक और रसायन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को हम फैराडे स्थिरांक करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है, इसको हम सबसे पहले ऐप से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है E × Na। ई क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Na क्या हो गया आपका एवोगाड्रो संख्या। ई का वैल्यू आप लोग को याद होगा 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसका वैल्यू एवोगाड्रो का ये जाएगा 6.02 गुना 10⁻23। इसका जो वैल्यू आ जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है फैराडे स्थिरांक का वैल्यू, तो यहाँ जो आपका हो जाएगा अप्रॉक्स समथिंग 96,500 यूनिट जो हो जाएगा इसका कूलम पर मोल, एक सेकेंड, मोल इनवर्स। यहाँ से 3 वैल्यू हो जाएगा, एक आपका हो गया एवोगाड्रो संख्या का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, एक आपका फैराडे स्थिरांक का। इसका जो राइट आंसर जाने वाला सार्वभौमिक स्थिरांक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चौथा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो आपका डिस्टेंस का यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। याद रखेंगे, अगर पूछ लिया जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना जो होता है मीटर होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ये आपका पावर में, ठीक है, 10⁻15। यहाँ से और क्वेश्चन बनने वाला है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर जो होता है आपका 3.26 गुना, नहीं, ये 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष। इसको हम स्पीड ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। वैल्यू याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। इसी को हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है, याद रखें। नंबर 5, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सिर्फ आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो आपका नहीं बदलता है, वेग यानी प्रकाश की गति बदल जाता है, तरंग वेग बदल जाता है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अपर्तनांक बदल जाता है, इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं यानी स्मॉल एफ, ठीक है। इसमें जो सिर्फ बदलता है आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, याद रखेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर, विद्युत चुंबक के तरंग का वेग होता है। सबसे पहले आप ऑप्शन सही कर लीजिए। यहाँ 3 × 10⁸, 3 × 10⁻, यहाँ 7 है, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 5 है, ठीक है। सबसे पहले विद्युत चुंबक के तरंग कहते हैं किसको हैं, तो वे तरंग जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम विद्युत चुंबक के तरंग कहते हैं। तो सीधा निष्कर्ष निकलता है ये आपका निर्वात में भी गमन करती है। इसका जो वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला 7, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जो था आपका नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कब रखा था, यह जो है 20 जुलाई 1969 किस यान से भेजा गया था, यह भी पूछा जाता है। यह जो है अपोलो 11 के द्वारा, ठीक है। यह जो है किस देश के द्वारा भेजा गया था, यह जो है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नंबर 8, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया, बिहार एसएससी का आप प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो बहुत बार रिपीट किया, आपको जरूर याद होगा। सबसे पहले श्यानता कहते हैं किसको है। श्यानता जो है तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसको इंग्लिश में हम विस्कोसिटी कहते हैं। क्या, विस्कोसिटी। सिंपल सा याद रख, जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा आपका श्यानता शहद का, उसके बाद हो जाएगा आपका खून का, उसके बाद जल का, उसके बाद वायु का। श्यानता जो सिर्फ है लिक्विड और गैस में पाया जाता है, यह जो है सॉलिड का गुण नहीं है। किसका,
सॉलिड का गुण नहीं है, याद रखेंगे। राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो आपका कौन है? पारा है, बट विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। यहाँ से दो बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाला जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, वो क्या है? वो एकमात्र धातु कौन सी जो प्राकृतिक रूप से द्रव है? वह हो जाएगा आपका पारा यानी Hg। जब अधातु का बात करें, वह कौन सा धातु है जो प्राकृतिक रूप से द्रव है? वहाँ हो जाएगा आपका ब्रोमीन। दो क्वेश्चन बन गए, याद रखेंगे। जब पूछे एकमात्र धातु कौन सी है जो प्राकृतिक रूप से द्रव है, वह हो जाएगा आपका पारा। जब पूछे अधातु कौन सी है जो प्राकृतिक रूप से द्रव है, वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन, याद रखेंगे। अब एक जो है एटॉमिक नंबर सबका बता दीजिए, याद होगा। तांबा का एटॉमिक नंबर बताइए तो आप लोग, यह हो जाता है 29। शीशा का, लेड का बताइए 82। पारा का तो याद होगा, यह हो जाएगा 80। जस्ता जिंक, ये हो जाएगा 30। पारा का 80 और ब्रोमीन का 35, याद रखेंगे। तांबा का एटॉमिक नंबर 29, शीशा का 82, पारा का 80 और आपका जस्ता का 30। यहाँ पारा बताएं 80 और ब्रोमीन का 35, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री है नंबर 10। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में प्लूटोनियम 94,242 के नाभिक में न्यूट्रॉन का संख्या होती है, यानी न्यूट्रॉन का संख्या निकालें। इसको पहले अच्छा से लिख लीजिए। प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 है और एटॉमिक वेट जो आपका 242 है। तो एटॉमिक नंबर को ही हम इलेक्ट्रॉन का संख्या बोलते हैं और प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है एटॉमिक मास बराबर, ये हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमको निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या पहले वैल्यू रख दीजिए। एटॉमिक वेट कितना है? 242 बराबर प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर को ही बोलते हैं। ये कितना है? 94 प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ से n निकाल लेते हैं। n बराबर जो हो जाएगा आपका 242 माइनस 94, एक सेकेंड, 94। इन 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा। यहाँ 3 बच गया, 10 3 13 में से हो जाएगा आपका 4 और 1 बच जाएगा, यानी 148 आ रहा है। न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 148। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। एटॉमिक वेट बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर को ही बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन का संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। आइए 11 नंबर। पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने वाली शख्स की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? दारू या अल्कोहल पी के जो गाड़ी चलाते हैं उसकी जांच के लिए जो है फिल्टर पेपर पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला 12। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो दूधिया हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है चूने का पानी का? यह जो होता है CaOH का होल 2, ठीक है, याद रखेंगे। चूने का पानी का CA, इसको हम रिएक्शन लिखते हैं, आपको समझ आएगा अच्छा से। CaOH का होल 2, इसमें जब हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे तो ये आपका दूधिया हो जाएगा, यानी CaCO3 ये आपका सॉलिड हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर H2O, यानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है एटॉमिक वेट बताइए तो आप लोग एटॉमिक वेट पता है? कार्बन का कितना होता है? 12 और ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 32, यानी एटॉमिक वेट हो जाएगा यहाँ से 44। एटॉमिक वेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला नंबर 13। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। अधूरे कब जलता है? जब आपका ऑक्सीजन का कमी हो, यानी अधूरा दहन ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में होती है। इस प्रक्रिया में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO, नाइट्रिक ऑक्साइड का। नाइट्रिक ऑक्साइड बताइए तो ये हो जाएगा आपका NO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हो जाएगा आपका NO2। कार्बन डाइऑक्साइड अभी बताए थे CO2, ठीक है। कंपाउंड भी हम बता दिए, याद रखिएगा। नंबर 14। एक घोल का pH 3 से 6 हो जाता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगा? बताना है। यदि आप बिहार SSC का सेट देखें तो पहला सेट का पहला ही क्वेश्चन में फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? pH का निकालने का जो फॉर्मूला था, pH बराबर क्या होता है? -log H+, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ pH का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, H+ हमको निकालना है। H+ यहाँ से क्या आ जाएगा? पहले मान रख लीजिए, pH का मान क्या दिया हुआ है? 3 बराबर -log H+। यहाँ से जो H+ का सांद्रता आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 10 टू पावर बेस में चला जाएगा, यानी 10 टू पावर -3। एक आपका 6 दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं। H+ का सांद्रता जो हो जाएगा आपका यहाँ से 10 टू पावर -6। इसका जो रेशियो निकालेंगे, यहाँ 3 है, 10 टू पावर -3 अपॉन 10 टू पावर -6, ये ऊपर चला जाएगा
10⁻³ गुना 10⁻+6। प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं, -3 से +3 कट जाएगा तो बचा कितना 10⁻3 यानी 1000 गुना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, pH का जो है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -ln(H+). इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 1/H+। यही जो आपका ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आइए 15 नंबर, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। रेत और नेफ्थलीन को जो है सब्लिमेशन अभिक्रिया द्वारा जो अलग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, उद्पातन के द्वारा। ठीक है, आइए नंबर 16, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगा। अब यार का सेट देखे होंगे तो आपको बताए हुए थे कि सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा पाया जाता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड का बात करें तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई पाया जाता है। बस बन जाएगा, कुछ नहीं है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये हो जाएगा यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 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 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। आपको पता है ना, कार्बन आपका क्या है, टेट्रावैलेंट है, हाइड्रोजन आपका मोनोवैलेंट है। आप काउंट कीजिए तो हाइड्रोजन यहाँ से जो आपका है सिंगल बॉन्ड में, यानी सिंगल बॉन्ड में एक आपका सिग्मा होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा। तो यहाँ से एक सिग्मा आ गया, यहाँ से एक सिग्मा, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 यहाँ से सिग्मा आ गया। अब इस पे काउंट कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 यहाँ क्या आ गया, आपका सिग्मा आ गया। पाई बॉन्ड काउंट कीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो बताए थे डबल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा और एक पाई पाया जाता है। तो एक पाई यहाँ से हो गया, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते, एक पाई आपका यहाँ से आ जाएगा, एक पाई यहाँ से आ जाएगा और एक पाई यहाँ से आ जाएगा, यानी 3 पाई हो गया। ठीक है, 12 सिग्मा और 3 पाई। ऑप्शन नंबर पहले क्या पूछ रहा है, सिग्मा, तो 12 सिग्मा 3 पाई ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा याद रखेंगे कि सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा पाया जाता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई पाया जाता है। बस बन जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, आइए 17 नंबर, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन सा है। सबसे पहले तो आपको यूरिया का फार्मूला याद होना चाहिए, NH2CO NH2। इसमें कौन कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और आपका कार्बन हो गया। देखिए तो किसमें है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। आइए अब आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, नंबर 18, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जो है जड़ नहीं है, तना है, क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए जो आपका अदरक जो है जड़ नहीं है, क्या है, तना है। इसका और एग्जाम्पल है आपका, हो जाएगा आपका प्याज, अदरक, आलू। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ, इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला 19, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी जो आपका फ्रुक्टोज है, यह जो है नॉर्मल शुगर से लगभग 1.7 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से फ्रुक्टोज हो जाएगा। 20, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी झूठा फल, यानी फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कहते किसको है, तो झूठा फल यानी फॉल्स फ्रूट फल के अंडाशय से नहीं बल्कि यह जो है फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होता है, उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसमें जो राइट आंसर जाने वाला है सेब, यही आपका क्या है, फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका कुछ एग्जाम्पल है, हम बता देते हैं, याद कर लीजिए। पहला तो आपका सेब हो गया, उसके बाद आपका हो गया नाशपाती, उसके बाद हो जाएगा आपका आम, सॉरी आम नहीं, आम आपका सच्चा यानी ट्रू फ्रूट है। हो जाएगा आपका अंजीर,
अंजीर, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। आम तो आपका हो जाता है ट्रू फ्रूट में आ जाता है, आम और अंगूर। आम और अंगूर आपका फॉल्स फ्रूट नहीं है, आपका ट्रू फ्रूट है, ठीक है, याद रखेंगे। फॉल्स फ्रूट में कौन कौन आ जाते हैं? सेब, नाशपाती, अंजीर और स्ट्रॉबेरी। ट्रू फ्रूट में आम और अंगूर, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आइए 21, फलियों अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें जो है प्रचुर मात्रा में क्या होता है? फलियों में जो है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, जिंक जो है प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए जो आपका पौष्टिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है बी जाएगा, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है इसलिए जो आपका पौष्टिक होती है, ठीक है। 22, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यह भी बिहार एसएससी क्वेश्चन में आया हुआ है। लौंग जो आपका पौधे के फूल की कली यानी फ्लावर वर्ग से प्राप्त होता है। लौंग का लैटिन नाम जो आपका पीपर है, ठीक है। लौंग एक प्रकार का क्या है? मसाला है। इसको औषधि के रूप में भी हम उपयोग में लाते हैं, यानी राइट आंसर जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ, फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। 23, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों के जोड़े या दर्द के उपचार में जो प्रयोग किए जाने वाला विकिरण है कौन है? आपका इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में करवाए हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे कभी कभी आपका क्या पूछ लेता है? वेवलेंथ पूछ लेता है, कभी कभी एनर्जी लेवल पूछ लेता है। ये भी आपका बताए हुए थे किसका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगा, कभी किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, सब बताए हुए हैं, ठीक है। 24, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट का। यह जो घटिया स्रोत है विटामिन सी का, ये तो खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है C6H12O6। इसको जो है जाइमेज के द्वारा जो है एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। जाइमेज ये आपका क्या हो गया? ग्लूकोज। जाइमेज आपका क्या है? ईस्ट हो गया, ईस्ट। यह जो बदलेगा एथिल अल्कोहल में C2H5OH, ये आपका एक्वस हो जाएगा। यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा CO2, ये आपका गैस हो गया, ठीक है। यह मैनेज करने के लिए आपका यहाँ कार्बन 6 है तो 2 2 4, यहाँ 2 दे देंगे 2 6, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये आपका हो गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ये आपका जाइमेज द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो जाने वाला है सी के साथ, ठीक है, याद रखेंगे। ये रिएक्शन भी याद रखिएगा। आइए 26, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, रक्त के थक्के यानी क्लोटिंग में प्रभावी होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 27, महिला सेक्स हार्मोन। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? महिला सेक्स हार्मोन आपका एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। और पुरुष सेक्स हार्मोन क्या होता है? यह जो आपका टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? महिला सेक्स हार्मोन, ये आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जब पुरुष सेक्स हार्मोन पूछता है तो यहाँ हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, यहाँ आपका 9 है, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगला 28, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? स्वीडिश वैज्ञानिक आर्विड कार्लसन को जो है वर्ष 2000 ईस्वी में, कब? वर्ष 2000 ईस्वी में जो है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ आर्विड कार्लसन। नेक्स्ट 29, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी जो कई कारणों से, जैसे आयोडीन की कमी से, खान-पान में असंतुलन से या हेरिडिटी आदि से होती है। इसमें जो मेन आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी आयोडीन की कमी से, ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र जो है ये आपका पीछे का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक पर यानी टिप पर जो बात करें, नोक पर, इस पे जो होता है आपका मीठा और नमकीन। पीछे पर आपका करवाहट हो गया। और किनारा का बात करें तो किनारा पर जो है खट्टा। तो करवाहट कहाँ पे महसूस होगा? आपका पीछे के भाग पे, मीठा या नमकीन, नोक यानी टिप पे, और किनारा पे आपका खट्टा का, ठीक है, याद रखेंगे। 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताइएगा।
दोस्त एफर्ट बहुत लगता है, तो आप लाइक करना भी भूल गए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।